आज न्यूज नेशन एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यह खुलासा हमारी उस इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है जो न्यूज नेशन ने की है। और न्यूज नेशन ने जब टूटी हुई कड़ियां जोड़ी तो इससे साबित होता है कि साधुओं को बचाया जा सकता था, पुलिस ने ऐसा नहीं किया। हम इस बात का भी जवाब देंगे कि आखिर लॉकडाउन के बीच 300 से 400 लोग, जिस गांव की आबादी ही बेहद कम है, कुछ झोपड़ियां हैं महज, वहां पर कैसे इकट्ठा हो गए। ये आसपास के गांव के लोग थे। किसने इनको बुलाया? कितने घंटे तक फॉरेस्ट विभाग के गेस्ट हाउस में ड्रामा चला? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? यहां तक कि मुंबई से भी पुलिस आ सकती थी। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में उद्धव ठाकरे की पुलिस सरेंडर बोल गई और पुलिस के सामने ही 2 संतों समेत 3 लोगों को पीट कर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन संतों की मॉब लिंचिंग एक महज हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रही है, क्योंकि जब धर्म विशेष बहुल आदिवासियों ने इन साधुओं को मारना शुरू किया तो महाराष्ट्र पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई और साधुओं को मरता छोड़ गई। भीड़ को पिटते देख भी पुलिस की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। दूसरी बात, रात के अंधेरे में लॉकडाउन के समय वहां सड़क पर खून की प्यासी भीड़ लाठी डंडों के साथ अचानक कैसे इकट्ठी हो गई? बच्चा चोरी की अफवाह की आड़ लेकर इस वहशी भीड़ के हत्याकांड को हल्का करने की कोशिशें भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं इसकी आड़ में किसी बड़ी साजिश या हत्यारों को बचाने की बू आ रही है। तो क्या लोगों को संतों की हत्या से जुड़े सच से दूर रखने और आरोपियों को बचाने के लिए एक सियासी गिरोह सक्रिय है? ये सवाल आज हम उठाएंगे। क्या पालघर में संतों की हत्या सोची समझी साजिश है? क्या सियासी साजिश के तहत हुई संतों की हत्या, या फिर धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों ने मरवाया? आखिर पालघर के लोग नरभक्षी क्यों बन गए? लोग साधुओं को बेरहमी से मारते रहे और पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पाई? पालघर के गढ़चिचल्ले गांव में हुई संतों की हत्या के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोषियों को सजा देने जैसे घिसे पिटे जुमले ही बोल रहे हैं, लेकिन पालघर में संतों की जघन्य हत्या के बाद से ही सियासी साजिश से लेकर मिशनरियों की साजिश से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। पालघर का ये इलाका वामपंथियों का पुराना गढ़ है। हिंदू संतों के जघन्य हत्याकांड में 5 मुख्य आरोपी सीपीएम के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए सभी 110 लोग भी सीपीएम से जुड़े हुए हैं और जो आरोपी फरार है वो भी सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में आरोप ये भी लग रहे हैं कि भीड़ को सीपीएम नेताओं ने उकसाया था और पूरी घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इस लिंचिंग के पीछे स्थानीय सीपीएम एमएलए कॉमरेड विनोद निकोले का दिमाग है। वहां पर सीपीएम का एक बड़ा इतिहास रहा है, हिंसा का, लोगों के ऊपर हमले करने का एक बड़ा इतिहास रहा है। और विशेष रूप से उनके विचारों के खिलाफ का विचार अगर कोई रखता है और ऐसे लोग अगर कोई कार्य भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, तो उनको वहां पर करने नहीं दिया जाता। और इसलिए ये सारा इतिहास को देखते हुए इसके पीछे क्या साजिश है, इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। सब अफवाहें हैं और इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है जानबूझ के। और जो हमारा लेफ्ट के ऊपर जो ये ब्लेम किया जाता है, तो वो जिस गढ़चिंचले में जहां ये घटना हुई है वो ग्राम पंचायत बीजेपी के है, चित्रा चौधरी करके वहां की सरपंच है। ये जानबूझ के ये लेफ्ट को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन वहां पे लेफ्ट का कोई सदस्य या सरपंच नहीं है जहां पे ये घटना हुई है। पर मेन बात तो है कि पॉलिटिकल इशू बनाना नहीं जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में संतों की लिंचिंग हुई वहां ईसाई मिशनरी काफी एक्टिव हैं। आरोप है कि बीते कई वर्षों से यहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ईसाई मिशनरियों पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासियों को भड़काने का आरोप है और वो आदिवासियों के मन में सनातन धर्म के प्रति जहर घोलने का काम करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब आरोपियों की रिहाई के लिए ईसाई मिशनरियों से जुड़े लोग ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कष्टकारी नाम के एक एनजीओ की प्रमुख शिराज बालसारा और उनके पति पीटर डी मेलो अब गिरफ्तार आरोपियों की जमानत कराने के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों के ईसाई मिशनरियों के साथ संबंध है। बात ये कह रहे हैं कि साहब जो है उसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। आप धार्मिक एंगल कैसे नहीं है? आप बताइए, जो लोग जो 110 गिरफ्तारियां हुई हैं उनका वकालतनामा रखने वाला पीटर डिमेलो, क्या वहां का कुख्यात क्रिश्चियन मिशनरी से काम करने वाला एनजीओ नहीं चलाता क्या? पीटर डिमेलो को आप पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? और पालघर के कोर्ट में पीटर डिमेलो 110 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी छुड़ाने के लिए वकालतनामा लगाने वाला पीटर डिमेलो का पास्ट क्या है? पालघर में क्या वो क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करने वाले एनजीओज में से एक है कि नहीं है? और उसके बारे में उसको क्या कहा जाए? जिस दिन ये हत्या हुई
उस दिन पुलिस ने दोनों संतों और ड्राइवर को एक फॉरेस्ट चौकी में रखा था, जहां उस वक्त गिने चुने स्थानीय लोग ही थे। करीब 1 घंटे तक इन तीनों को वहां रखा गया। इस दौरान पालघर मुख्यालय से भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाई जा सकती थी, जो 1 से 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बीच वहां सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। गढ़ चिचल्ले गांव की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पहाड़ी इलाकों से घिरे इस गांव में घनी आबादी भी नहीं है, तो फिर करीब 300 लोगों की भीड़ ये कहां से जुटाई? आसपास के गांव से किसने ये कातिल भीड़ जुटाई? कातिल भीड़ के सामने पुलिस क्यों सरेंडर कर गई? क्या संतों की हत्या करने वाली भीड़ के पीछे स्थानीय नेता का हाथ है? क्या सीपीएम विधायक की शह पर जुटी थी कातिल भीड़? इस इलाके में पुलिस की भूमिका भी अक्सर संदिग्ध रहती है, तो क्या वहां तैनात पुलिस वाले इन अपराधियों के प्रभाव में थे? इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात शाम करीब 7:30 बजे से रात 11 बजे यानी करीब 3.5 घंटे तक हुई। उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद बीजेपी की महिला सरपंच ने संतों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ ने उल्टे उनको ही निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं आरोप है कि एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी आए तो भीड़ और भड़क गई। कातिल भीड़ में शामिल लोग ताली और सीटी बजाकर हमला करने लगे। एनसीपी के नेता काशीनाथ चौधरी उस भीड़ में क्यों थे? जवाब दीजिए। एनसीपी के जिला पंचायत के सदस्य काशीनाथ चौधरी वहां पर क्यों थे? गांव में जहां पे हत्या हुई उस गांव का सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी का है, और ये उनका नाम एफआईआर में नहीं है। वो आई थी लेकिन चली गई, महिला हैं, लेकिन आपके नेता मौजूद रहे। दुर्घटना होती है तो एनसीपी का जो हमारा कार्यकर्ता था वहां का पंचायत समिति का सदस्य है, एक लोक प्रतिनिधि है। एक लोक प्रतिनिधि के तहत उसको पुलिस ने बुलाया क्योंकि इतना बड़ा मॉब था। और जिस प्रकार से ये बार बार कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जानबूझकर हुआ, मैं अभी पूरे हिंदुस्तान के संत समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये इस दुर्घटना के पीछे किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनल या कोई भी राजनीतिक कम्युनल का सवाल ये भी कि अगर इस गांव की महिला सरपंच करीब 3 घंटे तक भीड़ को कंट्रोल कर सकती हैं, तो एनसीपी के जिला परिषद सदस्य और पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर सकी? अगर अफवाह के चलते संतों के साथ मारपीट की गई, तो पुलिस के आने के बाद भी संतों को क्रूरता से क्यों पीटा गया जब तक कि वो मर नहीं गए? बताया जा रहा है कि इन संतों के पास उस समय 50,000 रुपए मौजूद थे, जिनका ना तो अभी तक कोई जिक्र हो रहा है और न ही इसका कोई सुराग मिला है। तो क्या स्थानीय पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार संतों की हत्या पर लीपापोती कर रही है? क्या इस हत्याकांड से जुड़े सच को दबाने की कोशिश हो रही है? टीम न्यूज़ नेशन। तो कई सारे खुलासे हुए हैं। 3 से 4 घंटे तक फॉरेस्ट हाउस की उस चौकी में हंगामा चलते रहा। कहां से पुलिस आ सकती थी उस समय में? आइए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। और न्यूज़ नेशन ये सवाल पूछता है कि लोगों को जुटाया गया लेकिन पुलिस ने अतिरिक्त बल नहीं मंगाया। प्लीज ग्राफिक दिखाइए। इसी बीच हम चलते हैं, हमारे सहयोगी सुनील, संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह हमारे रिपोर्टर हैं और उन्होंने ही ये पूरी पड़ताल की है। संजय, देखकर क्या लगता है, किस तरह का माहौल वहां पर है? और मुझे तो ये भी कहा गया है भगवा कपड़े पहनना भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि सीपीएम के भय के कारण वहां पर लोग भगवा टी शर्ट तक पहनने से डरते हैं। बताइए संजय, क्या सच्चाई है इस हत्याकांड की? जी, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जो है संतों की हत्या हुई, पहले उन्हें जो फॉरेस्ट ऑफिस ने जो वहाँ पे चौकी बनाया है, चेक पोस्ट बनाया, वहाँ पे रोका गया और रोकने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। लेकिन इतने होने के बाद भी वो भीड़ कहाँ से आई? और देखा जाए तो हमने जो कर पड़ताल की, लोगों से या सरपंच से वहाँ से बात की, तो वो गढ़ चिंचले गाँव के लोग नहीं थे और भी आसपास के गाँव के लोग जमा हुए थे। और वहीं जब हमने कुछ तलाशरी के लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि कुछ साल पहले अगर कोई भगवा कपड़ा के निकलता था तो वहाँ के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, लोग डरते थे, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे अधिकारी वहाँ पे आए जिन्होंने इस दहशत को कम किया। जहाँ तक अभी तक कुछ देखा जाए तो कुछ हद तक यह दहशत कम हुई है। ठीक है, पुलिस ने एक तरह से भीड़ के हवाले कर दिया सुनील इन संतों को, इन साधुओं को, इन महात्माओं को, जिनमें एक की उम्र 70 साल की थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूं और मैं चाहता हूं मेरे पैनलिस्ट से भी आपका परिचय करा दूं ताकि वो भी ये तमाम बातें सुनते रहे। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सशक्त स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। कृपाल बालाजी तुमाने मेरे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शिवसेना से, उसी इलाके से आते हैं। मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर साहब है जो कि एक धर्मगुरु है, कथावाचक है, देश के जाने माने संत हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश हैं जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के हैं। मैं सभी पैनलिस्ट से चाहूंगा, सर हमने बड़ी मेहनत की है स्टोरी में। पहले दिन मैंने जब स्टोरी ब्रेक की थी
वो स्टोरी ब्रेक मैंने संडे को की थी 7 बजे के व्हील में, लगभग 7:15 बजे ये स्टोरी ब्रेक हुई थी। सबसे पहले न्यूज नेशन पर ये स्टोरी आई थी और न्यूज नेशन ये पड़ताल करके दिखा रहा है कि मारने के पीछे कहीं ना कहीं भगवा होना एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहां पर सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है ईसाई मिशनरियों द्वारा। और ऐसा ही एक व्यक्ति अब इनकी जमानत की अर्जी लेकर पहुंचा है जिसका नाम फादर डिमोलो है। यह देखिए कैसे पुलिस कल्पवृक्ष गिरी महाराज को सौंप रही है भीड़ के हाथों। ये देखिए पुलिस अपना हाथ छुड़ाती हुई भीड़ के हाथों में कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी को छोड़ दिया गया है, स्लो मोशन में है। सुनील को एक बार फिर जोड़ूंगा। सुनील, चित्रा चौधरी जो वहां की सरपंच हैं गढ़चिंचली गांव की, वो संजय माफ कीजिएगा संजय, गढ़चिंचली गांव की जो सरपंच है चित्रा चौधरी, आज उन्होंने आपसे बात की है, क्या कहना था उनका, क्या पक्ष है? क्योंकि जयंत पाटिल जो एनसीपी के बड़े नेता हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि वहां तो चित्रा चौधरी भी मौजूद थी, चित्रा चौधरी वहां पर थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कितनी देर तक चला ये ड्रामा वहां पर वन विभाग के उस गार्ड के कमरे के अंदर, वन विभाग के उस छोटे से गेस्ट हाउस के अंदर, ये बताइए। सर पहले बात आपको कर दूं कि वो गेस्ट हाउस नहीं है, वो फॉरेस्ट की जो है चेक पोस्ट है, वहाँ पे एक छोटी चौकी बनाई गई है। और जब कल हमने इस घटना को लेकर वहाँ की सरपंच से बात किया तो उनका कहना था कि इस घटना की जानकारी होने के बाद वो वहाँ पे पहुंची और करीब 3 घंटे तक उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने का काम किया। और उसी दौरान जो है पुलिस के साथ जो वहाँ के एनसीपी के जिला परिषद के सदस्य हैं वो आए और उन्हें देखकर भीड़ जो है सीटी बजाने लगी, ताली बजाने लगी और उग्र हो गई। और चित्रा का कहना था कि वहाँ पे पुलिस और जो जिला परिषद सदस्य आए थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इसके लिए भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई, ऐसा चित्रा का आरोप है। ऐसा चित्रा का आरोप है। और आपको क्या प्रतीत होता है? आपने कहा धर्मांतरण यहाँ पर एक बहुत बड़ा उसका इतिहास रहा है, यहाँ पर खूनी इतिहास रहा है धर्मांतरण को लेकर। क्या क्या बताया जाता है सनातन धर्म के खिलाफ? और जितने भी आदिवासी वहां पर बताए जाते हैं वो सब कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, क्या ये सच है? जी ये बात में सच है, ये किसी से छिपी नहीं है। यहाँ पे आप आम आदमी से भी बात करेंगे तो ये बातें आम आदमी भी कहेगा कि यहाँ पे जो धर्मांतरण का जो किस्सा है वो काफी सालों से चल रहा है। इसे लेकर काफी कई बार इशू भी हो चुके हैं, कई बार झगड़े भी हो चुके हैं इसे लेकर। और ये जो बात सही है कि यहाँ पे काफी सालों से जो धर्म परिवर्तन का काम है वो मिशनरी द्वारा किया जाता है और बहुत सारे इसके कारण जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अपना धर्म छोड़कर और क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं। ठीक है, चित्रा चौधरी, सुनील 1 मिनट रुकिए, मैं चाहता हूं सब गेस्ट को आप फ्रेम में रखिए ताकि इस सच्चाई का, इस इन्वेस्टिगेशन का सभी को पता चल सके कि आखिरकार इन 2 संतों को मारा क्यों गया, भगवा कपड़ों के कारण। ये न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। आप दिखाइए, चित्रा चौधरी सरपंच भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने क्यों मांगी अपने लिए सुरक्षा? वो आरोप लगा रही है कि एनसीपी के जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी आए तब उनको वहां से भगा दिया गया, उन पर पत्थर मारे गए, उनको खदेड़ दिया गया वहां से और उसके बाद इन दोनों संतों को मार गया। 3 घंटे से ज्यादा ड्रामा चला है। पालघर से भी पुलिस आ सकती थी, नासिक से भी आ सकती थी, मुंबई से भी आ सकती थी, पर पुलिस को नहीं बुलाया गया। सुनिए बीजेपी की सरपंच चित्रा चौधरी क्या कह रही है, बेहद डरी हुई है वो। आणि सगळी पब्लिक बोलत होती त्याच्यात काय घर सरपंच बाईला पण मारायचं, सरपंच बाईला मारायचं, तिचं पण घर तोडायचं फोडायचं आणि माझे पण जीवाला धोका आहे, माझं पण कमी जास्ती झाला। मी आता बोलते आणि संध्याकाळपर्यंत काय होईल माझं ते जिम्मेदारी कोण घेईल माझी, एवढी मला धमकी आहे, माझी जीवाला धाकधूक आहे, एवढी भीती आहे काय। आता बोलते तरी पण संध्याकाळपर्यंत कोण तोडफोड करून मारून जाईल ते पण मला पण सांगता येत नाही, मी पण काही सांगत नाही, एवढी मला धमकी आहे मारायची। आणि सगळी पब्लिक बोलत होती त्याच्यात काय घर सरपंच बाईला पण मारायचं, सरपंच बाईला मारायचं, तिचं पण। तो सीधे सबसे पहले चलता हूं तुमाने साहब के पास। तुमाने साहब, आपका इलाका है, आप सब चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं चोरों की अफवाह में संतों को मार दिया गया। चोरी की अफवाह नहीं थी, उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो भगवा कपड़े पहने थे, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन कह रही है। अब आप क्या कहेंगे? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे की पार्टी के एक सांसद, बताइए, इसलिए मारा जाएगा क्योंकि उन्होंने भगवा कपड़े पहने हैं? मेरा मतदार संघ और मेरा रहना उस पालघर से 1200 किलोमीटर के दूरी पर है। तो मालिक प्रतिनिधि क्यों बन गए आपने? एहसान किया पालघर पे। मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। अगर वहां का सांसद ये तर्क देगा कि मैं तो 1200 किलोमीटर दूर रहता हूं, तो किस बात के जनप्रतिनिधि आप? सुधांशु जी आइए, क्या कहेंगे इस सांसद को जो बहाना बना रहे कि मैं 1200? मैं आपको कम से कम इस वक्त आप अपनी एंकर की भूमिका निभाइए। सर, मैं एंकर की भूमिका निभा रहा हूं। अगर मेरे इन्वेस्टिगेशन
अगर मुझे आपका बोलने तर्क दीजिए ये है, आप। अगर आपका आप ही तर्क बोल ये रहे हैं है, तो आप ही जवाब दे चलिए दीजिए 30 सेकंड दिया, वैसे भी 30 आप सेकंड inquiry दिए, काम करते 30 हो। सेकंड दिया आपको। सब चैनल के एंकर क्या है उसमें, आपके एंकर की डिबेट होती है क्या? एंकर ने सवाल पूछना चाहिए, जवाब हमसे लीजिए, आप ही जवाब देने के लिए आगे हो जाते हो। सर मैंने ये क्या सिर्फ एक कर रहा है क्रॉस आपकी? क्वेश्चन पूछा। बुलाते क्यों आप हमें फिर? नहीं, हमें जवाब कृपाल देने तुम्हारे दीजिए ना। लिए बहुत पहले मैंने सम्मान ये के बताया, साथ, आप बहुत बोल रहे हो उस सम्मान के इलाके साथ। सांसद है। अरे आप ये बोलो कि उस पार्टी के सांसद है, आप बोलते हो उस इलाके के सांसद है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं वहां से 12 किलोमीटर दूर का सांसद हूँ। आप अच्छा, पहले माफ कीजिएगा। महाराष्ट्र की रचना जान लीजिए। आप खुद नागपुर में रह चुके हो, आप महाराष्ट्र में रह चुके हो दीपक जी, आपको सब मालूम है। और आप जिस तरह से बात कर रहे हो, ये महाराष्ट्र, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज भी बताता हूँ, ये संतों का महाराष्ट्र है। यहाँ साईं बाबा समान बड़े संत हो गए, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी समान हो गए। जो कुछ हुआ है उसकी जांच चल रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोई आईजी नहीं कर रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी उसकी जांच कर रहा है, और जांच बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी 8 दिनों के अंदर आपको हुआ दिखेगा। और ये भगवे की सरकार है, यह शिवसेना भगवे की है, ये हिंदू धर्म की पार्टी है, ये मत भूलिए। बाला साहब जी और उद्धव जी के नेतृत्व में हम हिंदुत्व के नारे पे आज भी चल रहे हैं। पर सर वहीं पे भविष्य में भी चलते 3 रहेंगे। घंटे संत आप गुहार ये मत लगाते समझो रहे, कि हम 3 हमारा घंटे हिंदुत्व संत कहीं गुहार नहीं है। लगाते रहे, लेकिन आपके पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के इन्फोर्समेंट को नहीं बुलाया। अगर बुला लेते तो संत बच जाते। एक मिनट, मुझे सुधांशु जी के पास जाना पड़ेगा, मुझे सुधांशु जी के पास जाना पड़ेगा। अगली बार में इसका जवाब दे दीजिएगा, अगली बार में इसका जवाब दे दीजिएगा। सुधांशु जी क्या कहेंगे? सरकारी होते हैं, वो अपना काम कर। यदि आप बात कही है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी सदैव भगवा धारण करते थे, और आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, पर आज ये कसौटी है कि ये भगवा लाल के आगे फीका तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से यह षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है कि लाल सलाम वालों ने मिलकर, हो सकता है जैसा कि इन्वेस्टिगेशन न्यूज नेशन ने करके दिया है उसके हिसाब से वहां क्रिश्चियन मिशनरीज और धर्म परिवर्तन वाला विषय भी हो। तो मेरे विचार से यदि कृपाल जी ने कहा है कि वो हिंदुत्व की विचारधारा में अब रंच मात्र भी विश्वास रखते हैं, तो पालघर उनके इस विचार की कसौटी होगा। उनकी सरकार को इतनी कड़ी कार्रवाई करके दिखानी चाहिए कि वो एक उदाहरण, एक नजीर बन जाए कि कम से कम किसी भगवा के कारण कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे, क्योंकि यह सिर्फ भारत का प्रतीक नहीं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का ही प्रतीक नहीं है, महाराष्ट्र का ही प्रतीक नहीं है, शिवसेना का झंडा ही भगवा है। और बाला साहब ठाकरे जी, जैसा मैंने कहा, सदैव भगवा पहनते थे। अगर उनके राज में भी ये हो रहा है तो सोचने की बात है। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूँ, धार्मिक रंग मत दीजिए इसको, जो हकीकत है उसको बताना पड़ेगा। सुधांशु जी कंप्लीट करिए, विवेक जी उसके बाद में आऊंगा, विवेक जी उसके बाद आऊंगा। हम स्काइप पे जुड़े बदले में कभी कभार विवेक जी प्लीज, विवेक जी ठाकरे जी के जमाने में शिवसेना का प्रतीक सिंह होता था, शेर। नहीं यहाँ शेर को ये दो एनसीपी और कांग्रेस ने जिस ढंग से बंधक बनाने का प्रयास किया है, उनके प्रभाव से बाहर निकलकर अपना वास्तविक सिंहत्व दिखाएं, यह उनकी आज भगवा के प्रति प्रतिबद्धता। कभी कभार देश के लिए भी बोला करो। विवेक श्रीवास्तव जी, कभार संविधान विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव में जहां ये पावरफुल हो जाते हैं वहां हत्या शुरू हो जाती है। विवेक श्रीवास्तव जी, कभी तिरंगे के लिए भी बोल दिया करो ना। साफ साफ कह रही है, के खिलाफ बोलते हो, इन्वेस्टिगेशन साफ साफ कह रही है कि षड्यंत्र है, रंगों के खिलाफ बोलना विवेक मत श्रीवास्तव करो। जी सवाल का जवाब दीजिए। इन्वेस्टिगेशन साफ साफ कह रही है षड्यंत्र को कि ये बाहर आने षड्यंत्र दीजिए। है। फिर पहले मीडिया की अपनी जिम्मेदारी होती है, षड्यंत्र को और पहले मैं बाहर आने चैलेंज दीजिए, करता हूं, मैं तहकीकात चैलेंज होने करता दीजिए हूं पूरी, पूरे और प्रशासन इसको को हिंदुओं कि पे अगर हमला उसमें मत कुछ भी कहिए। गलत हो, कुछ भी भारत गलत हो के तो मेरे नागरिकों खिलाफ पे हमला कार्रवाई है। करें। बोलिए, ठोक कर बोलता हूं, बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। मीडिया का काम सरकार को सच का आईना दिखाना है। तहकीकात पूरी होने दीजिए, आप पहले तहकीकात पूरी होने दीजिए। तहकीकात पुलिस कर रही है, तहकीकात सीआईडी कर रही है, रिपोर्ट को आने दीजिए। जैसे बिना साधुओं रिपोर्ट को के मरने आए दिया, हुए किसी भी रंग सुनिए, पे, इनको पिक्चर किसी दिखाइए, पार्टी इनको संस्थान पिक्चर पे दिखाइए, उंगली मत इनको उठाइए। पिक्चर दिखाइए, और सुनिए, इनको पिक्चर दिखाइए, ये हिंदुओं पे कैसे अटैक नहीं साधुओं है, को सरेंडर ये किया गया भारत के भीड़ की नागरिक जनता पे का। अटैक है। ये भारत के नागरिक भगवा पे कपड़ा अटैक है। पहना था इसलिए मार दिया गया। इसको सुधांशु हिंदू जी, वर्सेस मैं मुसलमान आपको मत लेकर करिए। आऊं, उससे पहले तस्वीरें देखिए, देखिए कैसे 10 नहीं तो सेकंड कल कोई मुसलमान टोपी लगा के जा रहा होगा मरेगा, तो आप ये मत बोलिए मुसलमान मरा। 10 सेकंड का यह पिक्चर इंडियन है आदमी अंधेरे मुसलमान का, मरा है। कैसे पुलिस हैंडओवर कर रही है
कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज, जिनकी उम्र 70 साल है, सर फूटा हुआ है, चोट लगी हुई है। सुधांशु जी, ये हमेशा यही कहेंगे देखिए, मुसलमान नहीं है, फिर मुझे भी बोल रहे बहुत हिंदू दुख की मुसलमान बात है। करेंगे। सुनिए दीपक जी, इस देश में दो प्रकार की लिंचिंग होती है, दो प्रकार की मॉब होती है। एक सेकुलर मॉब होती है जो पालघर में थी, जिसमें मरने वाला व्यक्ति यदि एक धर्म का हो तो वो सेकुलर हत्या होती है, उसकी चर्चा नहीं होती है, उस पर चोरी की थ्योरी दे दी जाती है। ऐसी विचित्र चोरी की थ्योरी है लिंचिंग का कि कारण पहली बार धर्म आपने नहीं देखा था। होगा यहाँ कि चोर, लिंचिंग का कारण गाड़ी धर्म में नहीं बैठ के था। आ रहे हैं, फिर आपने लिंचिंग देखा इसलिए होगा नहीं करी गई। चोर विवेक जी, मुझे देखिए हम स्काइप पे जुड़े हैं, विवेक जी हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, सबको मौका दूंगा, मुझे सबको मौका दूंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पर नहीं बोल सकते। सुधांशु जी को 30 सेकंड, आपको 30 सेकंड, बराबर का मौका दूंगा। हाँ, मैं पूरी बात नहीं करता होता। हूं। सुधांशु जी कंप्लीट करिए। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव की नजर में वो मौत नहीं होती जो कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद नारे लगाते हुए आती थी, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हुए और अयूब पंडित की हत्या कर देती है। इनकी निगाह में 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदुओं को भगा देने वाली वो मौत नहीं होती। इनके लिए 1993 की मुंबई की मौत नहीं होती, 87 की मेरठ की मौत नहीं होती, 89 की भागलपुर की मौत नहीं होती और 84 में शिक्षा को सरेआम चलाने वाली मौत नहीं होती। एक पक्ष, वो सारी मौत सेकुलर मौत होती है। हिंदू मुसलमान तुम, वो सारी मौत सेकुलर हिंदू मौत होती है। मुसलमान अगर एक कंपटीशन समुदाय करो, के व्यक्ति की हत्या हो, इसके अलावा कुछ तो नहीं फिर आता वो आपको। सांप्रदायिक कोई हत्या ज्ञान होती नहीं है आपके है, पास। तो हिंदुस्तान लिंचिंगिस्तान बन जाता है। आप कार्रवाई करके हिंदू दिखाइए। मॉब, मुस्लिम आपकी मॉब, कार्रवाई के ये तरीका शब्द मैंने देख यूज लिया। करना बंद 2 दिन करिए। तक FIR नहीं रूलिंग दर्ज हुई। पार्टी के 3 प्रवक्ता दिन है। तक कहा गया, विवेक जी फिर वही गलती कर रहे हैं, फिर मैं आपका भारत मौका के लिए काट बोलिए। लूंगा। मॉब होता है। अरे सर, तबरेज अंसारी कितना हल्ला मचाते थे, कितना अरे पहलू एक खान बार कितना मैंने हल्ला किसी मचाते मौका थे। नाम लिया, बोला तो अखलाक होगा कि अखलाक कश्मीर में ये जुमे की नमाज के क्यों बाद ना निकलने मचाएं? वाली मौत क्यों होती ना है, मचाएं? वो लिंचिंग उनको करती है। एक इसलिए बार मारा बोला। गया एक कि बार वो बोला, मुसलमान बोलिए। थे। नहीं बोला। क्या यहाँ पे लिंचिंग धर्म के कारण हुई है? प्रूव हुआ? जी बिल्कुल हुई है, मैं ये साबित कर रहा हूँ, मैं ये साबित कर रहा हूँ। उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो भगवा पहने हुए थे। क्यों भड़का रहे हैं आप जनता को? क्यों भड़का रहे हैं आप जनता को भड़का रहे हैं? जनता में सांप्रदायिक दखल हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसको हिंदुओं का अटैक दे रहे हैं। यहाँ तो सीधा सन्यासी ये भारत देश है, इसमें अगर कोई मारा जाता है तो वो हिंदुस्तानी होता है, उसका धर्म और जाति नहीं देखी जाती। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, बहस को खोलूंगा। इसके बाद जाति बता विवेक श्रीवास्तव जी अगर अपनी बारी पर बोलेंगे बेहतर होगा, लेकिन मैं एक सवाल यहां पर उठाना चाहता हूं। कहां गायब है खान मार्केट गैंग? कहां गायब है सेक्युलर गैंग? कहां गायब है मोमबत्ती गैंग? कहां गायब है टुकड़े टुकड़े गैंग? अगर किसी अन्य धर्म के साथ ये हुआ होता तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में फोन हो गया होता, जैसे एक चर्च के पत्थर टूटने पर हुआ था। ये दोगला रवैया है।